टू माय चैनल द लास्ट लेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक इंग्लिश का प्रोज। इसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फॉन्स डाउडेट। द लास्ट लेसन के ऑथर हैं अल्फॉन्स डाउडेट। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इसके बारे में थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अल्फॉन्स डाउडेट was a French novelist and short story writer। अल्फॉन्स डाउडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और छोटी कहानी लिखते थे हमेशा। और ये जो द लास्ट लेसन की जो कहानी है, ये फ्रांस और प्रूसियन वार के समय की है, जिसमें फ्रांस प्रूसिया से हार गया था, जिसमें प्रूसिया को लीड करा था बिस्मार्क। फिर उसके बाद जब प्रूसिया फ्रांस को हराकर युद्ध जीत गया, तो फ्रांस में जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया भी आ गए। मतलब प्रूसिया में जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट्स वो प्रूसिया में आ गए। In this story, the French districts of the Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। इस कहानी में फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रूसियन के हाथ में आ गए। मतलब कि फ्रेंच एल्सेस और लॉरेन ये फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब फ्रेंच प्रूसिया से युद्ध हार गया है, तो जो एल्सेस एंड लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट है, अब ये प्रूसियन के कब्जे में हो गया है। प्रूसियन के। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि इसका क्या फर्क पड़ा स्कूल लाइफ पर, स्कूल लाइफ पर। अब चलिए, अबाउट द ऑथर हो गया। अब चलिए इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द लेसन। द लास्ट लेसन रिटेड बाय अल्फॉन्स डाउडेट नरेट्स अबाउट द ईयर 1817 when the Prussian force under Bismarck attacked and captured by France। ये कहानी द लास्ट लेसन अल्फॉन्स डाउडेट द्वारा लिखी गई है और नरेट किया गया है 1870 के समय में, जिसमें प्रूसियन फोर्स बिस्मार्क के अंडर में था और अटैक किया था फ्रेंच पर। उसमें बिस्मार्क जो था वो प्रूसियन सैनिकों को लीड कर रहा था और अटैक कर दिया था फ्रांस पर और उसको कैप्चर कर लिया था, कब्जे में ले लिया था फ्रांस को। द न्यू प्रूसियन रूलर से डिसकंटिन्यू द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल। जो नया प्रूसिया का जो नया शासक बना रूलर, उसने फ्रेंच भाषा जो जर्मनी के एल्सेस और लॉरेन में पढ़ाई जा रही थी, उसे रोक दिया, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। द फ्रेंच टीचर वेयर आस्क्ड टू लीव। और फ्रेंच टीचरों से कहा गया कि वो अब वो छोड़ दे पढ़ाना फ्रेंच। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड said that he would question us on participle and I did not know the first word about them। जो नन्हा फ्रेंच मैं इस स्कूल के लिए बहुत देर से सुबह में मॉर्निंग में निकला और वो काफ़ी डर में था, क्योंकि एम हेमेल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे और मुझे पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं आता था। आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे पार्टिसिपल के बारे में
फर्स्ट एक शब्द भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाने के लिए और सारा दिन बाहर बिताने के लिए। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। इस मौसम काफी गर्म था और साफ था, ब्राइट चमकीला था। द बर्ड वेयर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे लकड़ी के किनारे बैठकर। और खाली मैदान में, जो खाली मैदान था सॉमिल के पीछे जो खाली मैदान था, वहां पर प्रूसियन सोल्डर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। यह सब पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज्यादा लुभावना था, टेम्पटिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट मेरे पास ताकत था कि मैं इस सब से खुद को जबरी हटाया और इन सब से अपना मन हटाया और स्कूल के लिए जल्दी से भाग पड़ा, जल्दी में। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखा, जहाँ से पिछले 2 साल की सारी बुरी खबरें, जैसे हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, मतलब ड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो सेना में भर्ती होने के संबंधित समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, ड्राफ्ट्स। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों संबंधी समाचार, सेनाधिकारी के आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने बिना रुके हुए सोचा कि क्या बात हो सकती है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. फिर मैं अपनी पूरी ताकत के साथ चला और गया। फिर द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वाज देयर, और जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ था, वास्टर, ब्लैक बच्चों, इसमें ब्लैक स्मिथ का नाम है वास्टर, WACHTR, वो ब्लैक स्मिथ का नाम है। हु वाज विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षु, मतलब जिसको सिखा रहा था, मतलब ब्लैक स्मिथ जो था किसी को और भी लोग को सिखा रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग भी बुलेटिन पढ़ रहे थे, वो भी अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था। और उसने मुझे पीछे से कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और उसने कहा कि इतनी जल्दी मत कर लड़के, उसने कहा कि इतनी जल्दी मत कर, तुम स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। बच्चों, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम वास्टर था, उसने लिटिल फ्रेंच से क्या कहा था। तो बच्चों, इसमें ये कहा था कि डोंट गो सो फास्ट बब मतलब लड़के या बच्चे, बब मतलब लड़के या बच्चे। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ,
तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यही कहा था, यू विल गेट इन स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ये आ सकता है क्वेश्चन। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel Little Garden all out of the breath। मुझे लगा, मतलब नन्ही फ्रेंच को लगा कि आयरन मास्टर उसका मजाक बना रहा है, आयरन मास्टर उसका फन बना रहा है। एंड रिच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट, और वह बहुत हाँफते हुए एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। Usually when the school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison very loud, hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Usually when school, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी शोरगुल होता था, जिसे हम लोग गली में से सुन सकते थे। जैसे डेस्कों का खुलना और बंद होना, मेज़ों का खुलना बंद होना, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठ को बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर, मतलब एक लगातार समवेत स्वर में पाठों को जोर जोर से से दोहराना, मतलब कि पाठ को अच्छे से बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर वे लोग दो पाठ को जोर जोर से दोहराते थे। और एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना, और जो डंडा लिए रहते थे वो पटकते थे बार बार। एमएमएल सबको मतलब शांत कराने के लिए बार बार डंडा पटकते थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। परंतु अब सब कुछ शांत था, लेकिन आज सब कुछ शांत था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाएगा बिना किसी को दिखे हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्विट एज संडे मॉर्निंग। बट लेकिन उस दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस, और मैंने खिड़की से देखा कि मेरे सारे क्लासमेट सपाटी वो अपनी अपनी जगह पर पहले से ही बैठ चुके हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल टहल रहे थे अपने हाथ बगल में डंडा लिए इधर उधर घूम रहे थे। एम हेमल के जो फ्रेंच के टीचर थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने ही मुझे क्लास में जाना पड़ा। आप समझ सकते, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। ब्लश्ड मतलब कि लज्जा, शर्मिंदा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। हाउ यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little French। बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दया भाव से कहा, काइंडली कहा कि आप जाओ और अपनी स्थान पर जल्दी से बैठ जाओ नन्हे फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे।
I jumped over the bench and sat down at my desk. Now till then. मैं कूदा और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. और मैंने डेस्क पर जल्दी से बैठ जाते हुए मैंने तब तक यह नहीं देखा कि जब तक मेरा डर थोड़ा कम हो गया तब तक मैंने ये नहीं देखा कि जो आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. मैंने ये नहीं देखा कि हमारे जो टीचर हैं वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए हैं. हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. और ग्रीन कोट पहने हुए थे और उनकी झालरदार शर्ट और एक छोटी काली सिल्क की टोपी थी जिस पर कढ़ाई जो कढ़ाई की हुई थी एम्ब्रॉयडर्ड थी, जिसे वो कभी भी नहीं पहनते थे, बस सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डे को छोड़ाकर. वो इन सबको कभी नहीं पहनते थे. सिर्फ किस दो चीज़ छोड़कर इंस्पेक्शन डे मतलब निरीक्षण जिस दिन कुछ होता था और जिस दिन प्राइज देना होता था, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे को छोड़कर वो कभी भी नहीं पहनते थे. ये सब ग्रीन कोट और ब्लैक सिल्क कैप और अपना फ्रिल्ड शर्ट, अपना झालीदार शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड जो काली टोपी थी जो उनकी कढ़ाई की हुई थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी. बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. और पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र लग रहा था. स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र अजनबी लग रहा था और बहुत ही शांत था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर always empty the village people sitting quickly like बस. लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो था कि जो पीछे की डेस्क जो हमेशा खाली रहती थी उस पर गांव के लोग बैठे हुए तो वो भी बहुत ही शांत से हमारी तरह. ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्न दैट द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड. ओल्ड हाउजर जो अपनी त्रिकोणी टोपी के साथ बैठा हुआ था और जो भूतपूर्व मेयर था और जो भूतपूर्व पोस्टमास्टर था और कुछ लोग पीछे बैठे थे. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge and he held it open on his knee with his great spectacle lying across the pages. प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था और हाउजर जो था वो अपनी पुरानी बालपोथी लाया था जिसकी किनारे जो अंगूठे से खोलते हुए उसकी बुक किनारे की साइड थोड़ी गंदी हो गई थी. एंड हेल्ड इट जो अपने उस बालपोथी को उसने अपने घुटनों पर रखा हुआ था और जिसके पेजों पर जो हाउजर थे उसके बड़े चश्मे पड़े हुए थे. अब अगला है बच्चों, while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me. और तभी मैं ये सब विचार कर ही रहा था तभी एम हेमेल ने अपनी चेयर पर बैठ गए और उन्होंने उसी गंभीर आवाज़ में जैसे मुझसे कहा था वैसे ही उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. कहा मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ. जैसे लास्ट लेक्चर होता है ना वैसे ही उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. और उन्होंने कहा बच्चों कि
बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आप सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा एल्सेस और लॉरेन की स्कूल में, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा एल्सेस और लॉरेन की स्कूल में। ये ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। कल से नए मास्टर आ जाएंगे और ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़े, बहुत ही अटेंटिव रहे। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, और ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह द wretches दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह द wretches दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल, मतलब कि फ्रेंच करा हाय अभागे लोग, कोई रेजेस मतलब अभागे, मतलब वो करा कि यही चीज़ अच्छा, फ्रेंच सोच रहा है कि अच्छा यही चीज़ उन लोगों ने टाउन हॉल पर लगाया था, यहाँ पर सभी भीड़ इकट्ठी हुई थी, यही चीज़ अच्छा लगा हुआ था। फ्रेंच सोचता है माई लास्ट लेसन, मेरा यह अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वाई, और मैं तो बड़ी मुश्किल से ही सीख पाया था इसे लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और ज़्यादा कभी भी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे अब ज़रूर से ही रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं अब कितना ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने अपना पाठ नहीं सीखा किया। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स, और मैं पंछियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने के लिए चला जाता था, मतलब पंछियों के अंडे ढूंढता था, फ्रेंच इस पर लिखा है। एंड गोइंग, और या फिर वो सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, ये मेरी पुस्तकें जो अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत बेकार लग रही थी, मुझे बहुत वजनील हैवी लग रहा था मुझे कैरी करने में, और मेरी ग्रामर की बुक और मेरी संतों के इतिहास की पुस्तकें वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, और अब ये मुझे पुराने दोस्त की तरह लग रहे हैं जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमेल टू, और एम हेमेल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी वॉज, इस सब ने मुझे उनके बारे में सारी बातें और ये सब चीज़ें ने मुझे उनके रूलर के बारे में, मुझे उनके डंडे के बारे में, और वो कितने सनकी थे, क्रैंक एम हेमेल कितने सनकी थे, ये सब मैं भूल गया। इन सब चीज़ों ने मुझे भुला दिया कि एम हेमेल कितने सनकी थे। पुअर मैन, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of village were sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी, यहाँ पर जो पुअर मैन जो यूज किया गया है ये एम हेमेल के लिए ही फ्रेंच ने इसे यूज किया है। इट वॉज इन द हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इसके द लास्ट लेसन के सम्मान में एम हेमेल ने इस सुंदर जो संडे की ड्रेस को एम हेमेल ने पहना हुआ था। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अभी को मुझे समझ में आ रहा है कि जो पुराने व्यक्ति थे, बूढ़े आदमी थे, वो लोग
पिछली डेस्क पर क्यों बैठे, रूम की पिछली डेस्क पर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, क्योंकि वे लोग भी बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा दुख था उन लोग को भी। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए थे, कभी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 14 years ऑफ फेथफुल, और यह उनका तरीका था हमारे गुरुजी, हमारे मास्टर जी को थैंक कहने का, उनके 40 साल के निष्ठापूर्वक से, उनके 40 साल की निष्ठापूर्वक सेवा के लिए, उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस। क्वेश्चन आ सकता है कितनी ईयर एम हेमेल ने सर्विस की थी, तो 40 साल 14 years की थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, और देश का सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जो अब उनका नहीं था, जो वही जो फ्रेंच था अब उनका नहीं रह गया था, क्योंकि वो पुरुषा कब्जे में था। While I was thinking all this, I heard my name called. It was my turn to recite. और मैं जब ये सब सोच ही रहा था तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, और ये मेरी बारी थी पाठ को दोहराने, और मेरी बारी थी पाठ बोलने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? और मैंने ये सब पार्टिसिपल के नियमों के मतलब के खतरनाक भयानक नियमों को याद, इस सब नियमों को पूरा जोर से बोलने के लिए मैंने क्या, बोल पाने के में समर्थ होने के लिए मैंने क्या नहीं किया। बेसिकली एम एल फ्रेंच कह रहा है कि जो पार्टिसिपल के जो इतने भयानक नियम थे, इन सबको मैं जोर से सुना पाने के लिए मैं जो के लिए क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता था इसके लिए। किंतु बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन वो पहले ही शब्द में उलझ गया। मिक्सड अप मतलब उलझ गया, जो लिटिल फ्रेंच था वो पहले ही वर्ड में उलझ गया। आई स्टूड देयर, और वहीं पर और मेज पकड़कर होल्डिंग टू माई डेस्क, और मेज पकड़कर मैं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसका लिटिल फ्रेंच का दिल धड़क रहा था, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर की ओर देख रहे, बेसिकली ऊपर की ओर मतलब कि एम हेमेल की तरफ वो देख सके। आई हियर्ड एम हेमेल से टू मी, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। और लिटिल फ्रेंच, मैंने यहाँ पर लिटिल फ्रेंच कराया है कि मैंने सुना कि एम हेमेल को कहते हुए कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच, तुम्हें जरूर से काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, देखो कैसे इस हो गया, हम प्रतिदिन अपने आप से कहते थे कि आई हैव पेल्टेड, कि हमारे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, यही तो एल्सेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, जैसे आप लोग के भी साथ समस्या हो सकती है कि जैसे एल्सेस, देखिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस, ए फेमिनिन जेंडर होता है एल्स जो है, इसलिए देखिए यहाँ पर सी का प्रयोग। यही तो एल्सेस के साथ समस्या है कि वो सभी चीज़ों को कल पर टालता है। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू,
लेकिन अब बाहर के लोग हैं वो भी उनके पास भी अब तो अधिकार हो गया है तुम लोगों को कहने की, क्योंकि वो लोग ये कह सकते हैं कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी, तुम कैसे फ्रेंच हो सकते हो, येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम्हें न तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम्हें इन सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सबके पास दोष देने के लिए कुछ न कुछ देने के लिए पर्याप्त कारण है, मतलब कि इसमें सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त नहीं है, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच, हम सबके पास भी बहुत सारे कारण हैं, हम सबके पास भी खुद को दोष देने के लिए बहुत सारे कारण है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, और जो तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो भी तो उतने उत्सुक नहीं थे तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, और वे लोग तुम्हें किसी किसी फार्म में आरा मशीन पर काम लगाने के लिए काम लगाना पसंद करते थे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा सा और धन मिल सके, एंड आई हैव बीन बी ब्लेम आल्सो, और मैं भी दोषी हूँ, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा कि अपने फूलों को पानी देने के लिए, अपने फूलों को पानी देने के लिए, इसके बजाय कि तुम अपने पाठ को पढ़ो। बेसिकली एमएल कहना है कि मैं भी तो दोषी हूँ, क्या मैंने आप लोगों को नहीं भेजा, क्या मैंने तुमको नहीं भेजा अपने पेड़ों को पानी देने, इसके बजाय कि तुम अपना लेसन पढ़ो, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मेरा मन हुआ फिशिंग करने का तब मैंने तुमको तुम्हारा हॉलीडे नहीं कर दिया था, मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। तो देखो ये मैप किया गया है फ्रांस का 1870 से 1871 में जो लड़ी हुई थी पुरुषन में, और ये देखो ये पेरिस है और ये देखो फ्रांस है, और देखो यहीं ए एल्सेस है और ये लॉरेन है, यहीं पर दोनों पर बर्लिन से ऑर्डर आया था कि इसमें सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएंगी। Then from one thing to another, M. Hamel went on to work of the French language. और तभी फिर से एक बार दूसरी बात करते हुए फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते हुए कहे कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे सुंदर और सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गॉट इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे सुरक्षित करके रखना चाहिए और हमें इसे कभी भी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर इंसल्व्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन। क्योंकि जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से बंधे रहते हैं तो यह ऐसा है कि मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है। एम हेमेल का कहने का मतलब है कि हमें अपनी भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी कंट्री प्रिजन होता है, गुलाम हो जाता है, तो वैसे वो अपनी भाषा पर मजबूती से है, तो जैसे ये वैसे है जैसे जेल की चाबी उनके पास ही हो।
देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड आवर लेसन। तभी उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। और मैं तो यहाँ पर सॉरी लिटिल फ्रेंच कह रहा है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं कितने अच्छे से इसको समझ पा रहा हूँ। All he said seemed so easy, so easy। ये सब कितना सरल लग रहा था, कितना अधिक ये सब सरल लग रहा था। I think too that I had never listened so carefully। और मैं ये भी तो सोच रहा हूँ कि मैंने इतनी ध्यानपूर्वक कभी नहीं पढ़ा। And that he had never explained everything with so much patience। और ये भी लिटिल फ्रेंच हो जाएगी। और एम हेमेल भी इतनी धैर्यपूर्वक कभी भी चीज़ों को नहीं समझ, किसी भी चीज़ को इतनी भी धैर्यपूर्वक से एम हेमेल कभी नहीं पढ़ाए थे। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर गोइंग अवे। ये जैसे लगा था बेचारे एम हेमेल हमें अपना सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं, एक ही बार में जाने से पहले वो हमें सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और ये सब हमारे दिमाग में एक बार में डाल देना चाहते हैं एम हेमेल जी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। इस ग्रामर के बाद हमारा लिखने का पाठ था। दैट उस दिन एम हेमेल हमारे लिए नई कॉपी ले थे और जिस पर रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सेस। और जिस पर बहुत ही सुंदर वक्राकार शैली में जिस पर लिखा था फ्रेंच एल्सेस। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो एम हेमेल कॉपी दिए थे सबको, उस पर क्या लिखा था? तो यही लिखा था फ्रेंच एल्सेस विद ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और फ्रांस और वे ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय की उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लग रहे हों। एंड hung from the road at the top of our decks, you ought to have seen how everyone set to work। जैसे विद्यालय के उस कक्ष में सब छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं और जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। और लिटिल फ्रेंच को लगा जैसे ये सब उसके डेस्क पर छड़ों से लटका दिए गए हों। You ought to have seen how everyone set to work। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक लोग कैसे अपने काम पे लगे हुए हैं और कितना ये सब शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और जो बस सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी वो भी था जो पेन से पेपर पर जो लिख रहे थे उसको स्क्रैचिंग कहते हैं। जो पेन से पेपर पर लिखने पर जो आवाज़ आती है उसे स्क्रैचिंग कहते हैं। और यही बस आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लीव इन बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम। एक बार कुछ भंवरे आए बट लेकिन कोई भी उन पर अटेंशन नहीं दिया। लेकिन देखिए जैसे कुछ भी आ जाता है, छोटी छोटी बात तो यदि छोटा कुछ भी आ जाता है तो सब लोग ध्यान दें। लेकिन इस बार कुछ मक्खियाँ आई तो भी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं था। नॉट इवन द लिटिलेस्ट, उस पर सबसे छोटे ने भी नहीं ध्यान दिया। जो कि कुछ भी आ जाता है छोटे बच्चे ध्यान देते हैं, यहाँ पर छोटे एकदम सबसे छोटा बच्चा जो था वो भी नहीं ध्यान दिया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग डियर फिश हुक, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों चित्र बनाने में लीन थे। और जो वो लोग मछली पकड़ने वाले जो कांटे थे उनको बनाने में वो लोग लगे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो जैसे जो मछली पकड़ने के लिए जो कांटे थे उसको बना रहे थे, जैसे लगा था कि वो भी फ्रेंच की भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज है। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स।
जो छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटुरगु कर रहे थे, तभी मैंने सोचा कि क्या वो लोग उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। जैसे जो पिजन तो गुटुरगु गा रहे थे, तो फ्रेंच ने सोचा कि क्या वे इन्हें भी, पिजन को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। Whenever I looked up from my writing, और जब मैंने अपना लिखते हुए देखा कि एम हेमेल बहुत ही अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए, बिना हिले डुले अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। And gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked at that little school room. वे किसी भी चीज़ को तो कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे, मतलब जो एमएमएल तो कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी चीज़ को, जैसे वे अपने दिमाग में उस छोटे स्कूल के क्लासरूम को, की प्रत्येक चीज़ को, जैसे उनका बगीचा हो गया, खिड़की से बाहर, उनकी खिड़की से बाहर जो उनका बगीचा था, जो खिड़की से बाहर दिखाई दिया था, उनकी कक्षा के सामने बिल्कुल ऐसे ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसे वे दिखाई दे रही थी। जरा सोच, जैसे दिखाई दे रही थी, मतलब कि एमएमएल अपनी कुर्सी पर बैठकर सारी चीज़ों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। उस छोटे से रूम की सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। फैंसी फॉर 14 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। जरा सोचो कि वे इसी जगह पर 40 साल से थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी खिड़की थी, बाहर उनका जो बगीचा था और खिड़की थी, और जो क्लास के फ्रंट में जो खिड़की थी और बगीचा था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस had worn smooth the walnut trees, और वैसे जो डेस्क तो एकदम स्मूथ हो गए थे, जो डेस्क और बेंचेस थे वो एकदम स्मूथ हो गए थे। द walnut trees in the garden were ताला, और जो अखरोट के पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, मतलब जो अखरोट के पेड़ थे। And the Hoppoint that had planted himself twined about the windows to the roof, और जो होपॉइंट मतलब वो एक प्रकार की बेल होती है, वो जो जिसे एमएमएल ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच, वो मतलब ट्विन खिड़की से लिपट कर छत तक पहुंच गई थी, जिसे एमएमएल ने अपने हाथों से लगाया था। होप वाइन बेल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। ऐसा वह ये सब छोड़ने और ऊपर छत पर और इन सबको देखने और एमएमएल इन सबको छोड़ने वाले थे। आप टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और उन्होंने और छत पर जो उनकी बहन थी, जो बहन उनकी थी, जो छत पर पैकिंग कर रही थी, अपने सारे संदूकों में जो पैकिंग कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर उनका ये सब बेचारे दिमाग का दिल किस तरह टूटा। जो मतलब बेसिकली कहना है कि जो उनकी एमएमएल की जो सिस्टर थी, वो छत पर अपनी चीज़ों को पैक कर रही थी ट्रंक में, संदूक में, और इन सब आवाज़ों को सुनकर एमएमएल का दिल किस तरह टूट रहा होगा। क्योंकि बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था, क्योंकि एमएमएल अगले दिन ही देश छोड़कर उनको जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। बट लेकिन उनके पास साहस था, उनके पास साहस था, पता लेसन को लास्ट तक
सुनने का। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद, राइटिंग के बाद हमारा एक और जो था लेसन था हिस्ट्री में। एंड देन द बेबी चैंटेड दियर बा बेबी बो बू, और जो छोटे बच्चों थे उन्होंने अपने जोर जोर से अपना बोलना शुरू किया, बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hand spelled with the letters with them। और जो पीछे जो बूढ़ा हाउजर था और जो अपने चश्मे को लगाया और अपनी बाल पोथी को अपने हाथों में लिया और वो भी के शब्द का उच्चारण करने लगा। You could see that he too was crying। आप देख सकते थे कि लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था, जो ओल्ड फ्रांस था, जो ओल्ड हाउजर था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ जब उसकी आवाज़ भावुकतावश काँप रही थी, ट्रेम्बल्ड कर रही थी। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी जो हाउजर की जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल्ड कर रही थी इमोशन की वजह से। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और ये सब सुनना बहुत ही मजाकिया भी लग रहा था और हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट, और मुझे ये पार्ट कितनी अच्छे से याद रहेगा, लास्ट लेसन। All at once the church clock struck 12, और जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, then the angels at the same moment the trumpets of the procession, और जो एंजेलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी, एंजेलस एक जो प्रेयर था उसका नाम था एंजेलस, उसकी घंटी बजी। ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम डील, जो प्रूसियन से उसी समय प्रूसियन के सैनिक जो थे उसी समय ड्रिल से लौटकर आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, जो हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दे रहा था। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एम हेमेल खड़े हुए बहुत हुए पीले पड़े हुए थे। एमएमएल मतलब उनका चेहरा पीला पड़ गया था एमएमएल का। और मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। यहाँ पर लंबाई से मतलब कि मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा। एमएमएल को इतना कॉन्फिडेंस एमएमएल को मैंने कभी भी नहीं देखा, इसका मतलब है लुक सो टॉल का मतलब है। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम। उन्होंने कहा, एमएमएल ने कहा, अभी तो बच्चों कह रहे थे, अब कह रहे हैं, अब इस समय एमएमएल कह रहे हैं मेरे दोस्तों मैं कहने के बाद पता नहीं कि कुछ चीज़ ने उनकी गला को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ नहीं बोल सके एमएमएल जी। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड टू के पीस अप चल, लेकिन इसके बाद वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक चाक के टुकड़े को उठाया और जिसको उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पकड़ा और उस पर जितनी बड़ा लिख सकते थे लिखा। और एमएमएल ने ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा और एक चाक का टुकड़ा उठाया और उसे अपनी पूरी ताकत से उठा और जितना बड़ा, मतलब एमएमएल जी जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा, वाइव लव फ्रेंड्स। वाइव लव फ्रेंड्स मतलब लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। और एमएमएल जी ने क्या लिखा, मतलब क्वेश्चन आ गया एमएमएल जी ने क्या लिखा, तो आप वाइव लव फ्रेंड्स, और उन्होंने वाइव लव फ्रेंड्स लिखा है एमएमएल जी ने। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो रुक गए और अपने सर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना एक शब्द कहे
विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपने हाथों से इशारा किया हम लोग कि स्कूल इज डिसमिस्ड, और उन्होंने एमएमएल जी ने इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई आप जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहानी समाप्त हो गई है द लास्ट लेसन की, और अभी और भी लेसन के भी वीडियो लाएंगे। जैसे अभी द लास्ट लेसन आप इसे अब इसके क्वेश्चन से आप कर सकते हैं कि इतने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके बाद बच्चों अभी हम इसके बाद जो अभी हमारा और जो चैप्टर है जैसे द लास्ट लेसन के बाद लॉस्ट स्प्रिंग है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। बच्चों ये जो द लास्ट लेसन है इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ये सब अगर से आप ये सब है द पीपुल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम व्हाट दे शो दिस वर्ड, जो ये सब क्वेश्चन है जो बच्चों आप कहेंगे तो हम करवा देंगे। और अभी हम सारे चैप्टर के पढ़ाएंगे, मतलब इसके बाद जो भी मान लीजिए जो विस्तार में जो द लास्ट लेसन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम सलाम, ये सब बहुत सारे जो चैप्टर है द टाइगर किंग, लॉस्ट स्प्रिंग, रेड ट्रैप, इंडिगो, ये सब जो चैप्टर ये सब हम सारा कराएंगे अभी। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सारा कंप्लीट कराएंगे हम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।